अलीज़े की किडनैपिंग का प्लान किसका था? सालार तो बेकसूर है, ये सारा का सारा किडनैपिंग का प्लान मेरा था। सबसे पहले तो ये कि आपका इस वक्त ड्रामा जो है भरम, जिसमें आप बहुत भरम मार रही हैं उस ड्रामे में आपकी एक जो है 3 मुख्तलिफ साइड्स दिखाई गई हैं। आप एक उसमें मदर हैं प्रोटेक्टिव, खाला हैं वो भी प्रोटेक्टिव, और फिर स्कीमिंग जो है आप दोनों कहीं ना कहीं से निकल रहा है। कैसे आपने ये रोल जो है जब आपको मिला आपने ये सब कुछ रिवाइज किया कि ऐसे करना है? आपने नोटिस किया होगा कि अक्सर ये जो 7 बजे के स्लॉट्स हैं और 9 बजे के स्लॉट्स हैं, इसमें बहुत ब्लैक एंड वाइट कैरेक्टर्स होते हैं। अगर कोई अच्छा है तो बस वो अच्छा ही होगा, अच्छा ही करेगा, अच्छा ही सोचेगा, और जो अगर नेगेटिव है तो खुदा न खास्ता, जो कि मेरे हिस्से में ये काम आया। तो मैंने तो बहुत इन्जॉय किया बिकॉज मैंने बहुत कम नेगेटिव कैरेक्टर्स किए हैं दरअसल। अगर इफ़ आई लुक एट माई वेरी लिमिटेड कैरेक्टर, माई सॉर्ट ऑफ करियर, तो ज़्यादातर शुरुआत में और शुरू के सालों में, शुरू के 10, 15, 20 सालों में ऑलमोस्ट मुझे कैरेक्टर्स नेगेटिव वाले जो थे वो ऑफ़र ही नहीं होते थे। मैं कई दफ़ा बल्कि लड़ती भी थी प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स से कि मुझे वो वाला क्यों नहीं करवा रहे, कि नहीं वो आप पे सूट नहीं करेगा। बिकॉज यहाँ पर ये स्टेरियोटाइप्ड कास्टिंग भी बहुत होती है कि जैसी शक्ल है वैसा ही कैरेक्टर दे दो, या जैसी वो लगती है बनी बनाई उसको वैसे ही करने दो, या छाप लग जाती है। सो मैंने तो एज अ चैलेंज यूँ भी लिया कि यार नेगेटिव में बहुत मज़ा आता है, बहुत पावर मिलती है। बिल्कुल। सो आई एन्जॉयड डूइंग इट। जहाँ हमारे ड्रामों में खवातीन को उमूमन रोता धोता दिखाते हैं, वहाँ आप स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स कर रही होती हैं। ये बाय चॉइस है या बाय डिफ़ॉल्ट? बाय चॉइस, लेकिन बेतुका रोना, बात बात पे रोना, बात बात पे टूट बिखर जाना, मेरे ख्याल में ये ऐसी चीज़ें हैं जो छोटी छोटी बातों पर हो जाना, वो मैं कतराती हूँ ऐसी चीज़ों से, क्योंकि मैं खुद अव्वल तो ऐसी हूँ नहीं, और ना मैं यकीन रखती हूँ इन बातों में। मुझे मेरा ये बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि जितनी मजलूम और जितनी पिटी हुई औरत हम ड्रामों में अपने दिखाती हैं, बड़ी रिग्रेसिव सी स्टोरी लाइन्स होती हैं हमारी, उतनी तो आम जिंदगी में पाकिस्तान में आपको ऐसी औरत नहीं मिलेगी। बिल्कुल। मतलब आप हर तबके की औरत को देख लें तो मेरे ख्याल में उतनी पिसी हुई नहीं है हमारी औरत जितनी कि हम ड्रामों में दिखाते हैं। हमारा जब ड्रामा ऑन एयर होता है तो उसमें मौज़ूआत जो हैं वो टैकल तो अच्छे करते हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन में मार खाते हैं। अभी भी आपके भरम के साथ भी जो है चलते चलते ड्रामा अचानक ब्रेक लग गया, पता नहीं क्यों लग गया ब्रेक। जफ़ा के साथ भी है कि वो ऊपर नीचे और फिर उसके बाद जाके वो एंड अच्छा हो गया। मैं बताऊं उमैर, मुझे लगता है कि थोड़ा सा ना प्रोड्यूसर को इतना नहीं जितना चैनल्स की तरफ से दरअसल बहुत प्रेशर होता है कि एपिसोड्स बढ़ा दें। उस चक्कर में क्या होता है कि स्टोरी लाइन जो अव्वल तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादातर कहानियाँ जो है हमारी, जो पुराने ज़माने की, अगर आपको याद हो, हमारी बड़ी मकबूल ड्रामे जो बने हैं, तन्हाइयाँ, वनकही, धूप के नारे, मतलब ये तो कुछ चंद एक ही नाम है, लेकिन कमाल के हमारे वारिस, कहानियाँ छोटी होती थीं। अभी भी उमैरा अहमद जैसी राइटर जो हैं वो कहती हैं कि भाई मैं नहीं लिखूंगी लंबा, मैं नहीं दूंगी तो 14-15 किस्तों से ज़्यादा, तो कहानी इतनी सी ही होती है। अब बनी है लालच ये है कि वो इतनी सी कहानी को इतनी सारी किस्तें निकाल दो किसी तरह। अब वो निकाल देने में वो पेल जाती है कहानी, फ्लैशबैक, फ्लैशबैक्स, मोन्टाजेस, लंबी लंबी वॉक, सोचें, अजीब वॉइस ओवर्स चल रही हैं जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ऑडियंस को समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। जब आपको ड्रामा ऑफर होता है तो आप क्या देख के हामी भरती हैं? एक्टर्स, को-स्टार्स, चैनल, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, स्क्रिप्ट, कैरेक्टर, क्या? सबसे पहले स्क्रिप्ट, ठीक है, बिकॉज वो आपकी रीढ़ की हड्डी है। फिर ऑब्वियसली डायरेक्टर, ख़ासतौर पे जब ज़रा मुश्किल सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, कि जो हमने कुछ ड्रामे किए हैं इस किस्म के जिसमें ज़रा सी कंट्रोवर्शियल थीम्स होती हैं, वहाँ पे फिर बहुत केयरफुली आपको चलना पड़ता है। फांस जैसे था। अब कितना दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे, कब दिखाएंगे, ये बड़ी नाप तोल के आपको चलना है, क्योंकि आप ऑडियंस की साइकी के साथ भी खेल रहे हैं, और ये बड़े नाजुक सब्जेक्ट्स हैं जो कि प्राइम टाइम पे चल रहे हैं, जो लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ बैठ के देख रहे हैं ड्रामा। तो आपको उस चीज़ को भी जहन में रखना है कि आप वही कितना दिखाएंगे, क्या बात होगी, गुफ्तगू क्या होगी, बहस क्या होगी। सो फिर डायरेक्टर आ जाता है, और फिर ऑफ कोर्स को एक्टर्स। तो आपने एज लीडिंग लेडी स्टार्ट किया और अब आप जो है कैरेक्टर एक्टर्स में शुमार होता है आपका। ये ज़्यादती नहीं है हमारे यहाँ कि मतलब आप जो है वो एक आपने दिमाग में बना लिया कि बस इतने साल हो गए, अब वो कैरेक्टर एक्टर्स में डाल दो इनको? हमारे यहाँ असल में कहानियाँ ही मतलब यूथ ओरिएंटेड है ना हमारी मार्केट। सो वो एक नेचुरल सी बात है। आप देखिए हॉलीवुड में भी देखिए ऐसा ही है, जो आपकी रोम कॉम्स बनती हैं, जो बिग बजट फिल्में होती हैं, जो कि आपकी आम आवाम और पब्लिक जाके देखती है, यूथ जाके देखती है। रोमांटिक कॉमेडीज़, रोमांटिक फिल्में, उनमें यंग लोग होते हैं, तो उनमें कैरेक्टर एक्टर जैसे मेरिल स्ट्रीप आएंगी, एज अ कैरेक्टर एक्टर आएंगी, निकोल किडमन आएंगी, जो भी वहाँ की बड़ी बड़ी अदाकारा हैं। वो मुहिब मिर्ज़ा की अम्मा नहीं बनेंगी ना? नहीं, वो
वो एक सीन था, उसके लिए मैं बड़ी ट्रोल भी हुई हूँ बट मुझे चाहिए था, या तो मुझे मेरे पास वक्त होता, दरअसल वो बहुत शॉर्ट उस पर हुआ था, नोटिस पे, एंड वो एक ही सीन था। सो मैंने कहा ठीक है, हो जाएगा, ज़्यादातर सीन्स तो छोटे बच्चे के साथ थे, तो आई थिंक कोई प्रॉपर गेट अप आर्टिस्ट को बुलवाना चाहिए था, और या तो कोई एज वेज देते, या मतलब उसको तो यंग नहीं हम दिखा सकते थे ना, तो मुझे ही एज लेनी पड़ती, तो वो लेकिन क्योंकि अवेलेबल नहीं था, किसी ने सोचा ही नहीं उस बारे में, किसी का जहन नहीं गया। आप वॉइस ओवर भी करती हैं और बहुत सारे कमर्शियल्स में आपकी आवाज़ चल रही होती है जो बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होता है। जब वो ऐड हिट हो जाता है कोई पूछता है आवाज़ किसकी थी, तर्जुमन की नहीं यार, तो ये एक तरह से आपको जो है मार्केट क्यों नहीं करती हैं आपके, भाई मेरी आवाज़ है, या कोई बात करे आप कहीं लिखे स्टेटस डाल दें? नहीं, मुझे तो लगता है कि मेरी कामयाबी इस बात में है कि दी एनोनिमिटी के, और मुझे बहुत पसंद आता है वो काम बिकॉज ऑफ दी एनोनिमिटी, कि उसमें कोई शोर शराबा नहीं है, बहुत साफ़ सुथरा काम है, बहुत साफ़ सुथरे स्टूडियोज़ होते हैं, पेमेंट्स वक्त पे होती हैं, और किसी को पता भी नहीं है, तो आपको मेकअप भी नहीं थोपना, आपको बाल भी नहीं बनाने, आप अपने पजामा में उठ के चले जाएं, काम करें, एक्टिंग करें, क्योंकि आवाज़ से एक्टिंग करनी है, एक्टिंग मेरा शौक़ है। सो मुझे तो अल्लाह की तरफ से बस एक गिफ्ट है, और उसका मुझे अजर भी मिल रहा है, और सब कुछ मिल ही रहा है, तो आई एम वेरी ग्रेटफुल। आई लाइक द एनोनिमिटी। जब कोई एक्टर आपके साथ ड्रामा कर रहा है और वो जानबूझकर गलत बात करता है तो आपको गुस्सा तो आता होगा? मेरा खून खौलने लगता है। नहीं, मैं चेक करती हूँ लोगों को कि बेटा ये क्या है, ख़राब नहीं होता, ख़राब है, फूल कहते हैं, फूल नहीं होता, दिमाग, हाँ दिमाग, और ये बहुत कॉमन हो गया है अब। सो आई एम वेरी सरप्राइज्ड कि क्या उर्दू नहीं पढ़ाई जा रही अब स्कूल्स और कॉलेजेस में, क्योंकि जो पढ़ा रहे हैं वो ऐसे ही पढ़ा रहे हैं ना, उनको भी तो दिमाग ही लगता हम है। तो बल्कि बाकायदा अंग्रेजी, हमें तो हम जब शुरू में आए थे हमें तो बर्गर बच्चा कहा जाता था कि जी ये तो अंग्रेजी मीडियम स्कूल से पढ़े हुए हैं, ये हमें आके बताएंगे ये उर्दू कैसे बोलेंगे। हम तो बोल गए, और क्या, हमने तो कभी खराब और रेल का फाटक निकल जाए मुंह से तो शर्मिंदगी होती है कि क्या हो गया। हाँ, वो कभी जैसे स्लिप ऑफ टंग हो गया तो हो गया, लेकिन कॉन्शियसली तो ऑफ कोर्स नॉट, एंड इवन अनकॉन्शियसली आई वुड से कोई खामा में मेहनत नहीं करेगा, मेहनत तभी करेगा जब उसकी जान पे आएगी। बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे तो आपका जो याद है वो कुर्रतुल ऐन पहला ड्रामा याद है। कुर्रतुल ऐन से पहले जो है वो एक तरह से ब्लर है, तो आप एंट्री कैसे हुई? आपकी वालदा जो थी मेरा ख्याल है वो उसमें थी, एड एजेंसी में थी जी। इस वजह से आपको थोड़ा सा जो है वो वहाँ से भी इंस्पिरेशन आई होगी? नहीं, वो ड्रामा भी कर चुकी थी, एहसास वो कर चुकी नहीं थी, जबकि उनको बिल्कुल शौक़ नहीं था। वो इत्तेफाक से हुआ क्योंकि उनकी दोस्ती थी शहजाद खलील साहब से, और वो उनको कन्विंस करके, परसुएट करके बाकायदा घर आए और समझाया हो, डरी हुई भी थी कि मैं कैसे करूँगी, मुझे नहीं आता, मैं एक्टर ही नहीं हूँ और ना मुझे शौक़ है। सो बट बहरहाल खैर वो हो गया, वो बहुत अच्छा हुआ, मकबूल हुआ। उस ज़माने में स्टेट एक चैनल पे आना बड़ी बात थी, शहजाद खलील साहब के ड्रामे में आना बहुत बड़ी बात थी, तो वो तो इस तरह से हो गया। और वो मेरे वालिदैन की कभी भी ख्वाहिश तो ज़ाहिरी बातें नहीं थी, ख़ास तौर पे उस ज़माने में। अब तो ये बहरहाल बहुत एक इकोनॉमिकली फीजिबल प्रोफेशन बन गया है, बट उस ज़माने में नहीं था। सो कोई इनकरेजमेंट तो नहीं थी। इंस्पिरेशन व्हाट यू कैन से इज़ कि येस, बिकॉज माई मदर वॉज इन द मीडिया, तो मुझे बहुत सी बातें पता थीं, मैंने देखी हुई थी, और उन लोगों से उन लोगों के साथ उठना बैठना, उनका हमारे घर में आना जाना, जैसे बुशरा अंसारी साहिबा हो गई, या मरहूम ताहिरा वास्ती साहिबा हो गई, रिजवान वास्ती साहब हो गए, ये मेरे मेरे पेरेंट्स के फ्रेंड्स होते थे। सो जो मेरे पहले काम किए हैं वो ज़्यादातर इन लोगों के साथ, क्योंकि उन्होंने देखा उस ज़माने में, देखे ना टैलेंट हंट कहाँ से होती थी, वो आप इसी तरह ढूंढते थे, और क्या, और कोई तरीका सच था नहीं। सो बस इस तरह से हो गया। For more stories like this, don't forget to hit the subscribe button. एक्टिंग में कैसे आई फिर? एक्टिंग में मुझे तो खैर शौक था, अनलाइक माई मदर आई वांटेड टू बी एन एक्टर। तो मैं तो थिएटर मैंने स्टार्ट कर दिया था, तो स्कूल कॉलेज के ज़माने से कर रही थी, और फिर आउटसाइड ऑफ स्कूल एंड कॉलेज, व्हाइल आई वाज इन कॉलेज, मैं प्रोफेशनली भी बाहर ग्रुप्स में कर रही थी काम। तो उसके बाद फिर टेलीविजन के ऑफिस आना शुरू हो गए थे, एंड आई इनिशियली सेड नो टू अ लॉट ऑफ देम, बिकॉज मैं उस ज़माने में डांस भी सीख रही थी, थिएटर भी कर रही थी, और मुझे लगता था एक ऑलमोस्ट इंटेलेक्चुअल कॉन्डिसेंशन जो होती है ना, हाँ। उन लोगों की जो एक दौर से आप फेस गुजर के, ये टीवी एक्टर क्या होता है, ये तो फजूल, इनके तो कट करके कहीं से भी शूट कर लो, हम तो पूरा ड्रामा करते हैं, हमें तो पूरे स्क्रिप्ट याद होते हैं, और मेहनत वाला काम तो दरअसल ये है जो ठोस काम जिसे कहा जाता है। सो वो एक थोड़ी सी मुझ में थी। मुझे टेलीविज़न पर एक्चुअली आने का इतना वो नहीं था, मुझे एक्टिंग का शौक़ था, और वो सबसे ज़्यादा एक्टर का जो आई थिंक ग्रेटिफिकेशन प्रोसेस होता है वो थिएटर ही है।
आप क्लासिकली ट्रेंड, आप ट्रेनिंग आपने हासिल की, जी। उससे आपकी एक्टिंग में आपको कितना फ़ायदा होता है? क्योंकि आपका पोस्चर वगैरह जो है वो दूसरों के मुकाबले में डिफरेंट होता है। क्योंकि मैंने डांस सीखा, वो भी बहुत बड़ा शौक था, गाने का शौक था, प्रोफेशनली नहीं लेकिन सीखने का शौक था कि मतलब ज़रा सेंस होनी चाहिए, कान डेवलप्ड होने चाहिए। तो मैंने लग के 3-4 साल इंडियन क्लासिकल म्यूजिक भी सीखा। उससे डेफिनेटली मुझे बहुत फ़वाइद हैं मुझे एज एन एक्टर, बिकॉज इट कम्प्लीट्स यू। आपकी बॉडी लैंग्वेज ऑब्वियसली अफेक्टेड है, सही है। आपका एक कंफर्ट लेवल आता है, क्योंकि आप जब रिस्क लेते हैं अपनी बॉडी के साथ, जो कि डांस की ट्रेनिंग में बहुत सी ऐसी चीज़ें आती हैं जो आपको करनी पड़ती हैं, जो आपको आम जिंदगी में वो मूवमेंट आप नहीं करते। आम जिंदगी में आपका वो पोस्चर भी नहीं बनेगा या वो अंग नहीं बनेगा। तो वो आम से हट के जब आप वो कर गुजरते हैं, फिर आप आम जिंदगी में आपके लिए बहुत सी चीज़ें आसान हो जाती हैं कि मुड़ना है, टर्न करना है, झटका देना है, ये करना है, गिरना है, किसी ने आपको पकड़ना है, एक्शन सीन्स और रोमांस करना, बिकॉज आप इमेजिनरी डांस में दिखा रहे होते हैं बहुत सी चीज़ें। तो वो आपका कंफर्ट लेवल होता है। मुझे लगता है मुझे बहुत एडवांटेज है उस बात का। आप इंडिया भी गई थी सीखने के लिए, जी। वहाँ एक्सपीरियंस कैसा रहा? किस किस से मुलाकात हुई? देखिए, जब मैं सीखने गई थी तो मैं दिल्ली में रही 6 महीने। मैंने वहाँ अपना डांस का स्पेशलाइजेशन कोर्स किया था। उसके बाद जब मैं वापस आई और मैं यहाँ रही 2-3 साल, मैंने मज़ीद काम किया। फिर मैं वापस गई बॉम्बे। जब मैं बॉम्बे रही 1 साल, देन आई वाज परस्यूइंग माय करियर कि मुझे मैं फिल्म कर लूँ वहाँ या थिएटर करूँ। थिएटर तो मैंने किया वहाँ, एक आध चैनल भी, उस ज़माने में एक चैनल होता था उनका, उनके लिए मैंने आईडीज़ के लिए डांस भी किया। फिल्म्स मैंने 2 साइन की, नहीं की। थी कौन सी? एक का नाम था वाइट नॉइज़, जो कि एक हिंदी और इंग्लिश की फिल्म थी। वो तो बनी, लेकिन वो जंगल में मोर नाचा किसने देखा, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसका हिस्सा नहीं थी। और दूसरी का नाम था खजूर, और वो एक यूपी की लड़की जो लखनऊ में शायद रहती है, मुसलमान लड़की, उसकी कहानी थी। तो मैं कास्ट हो गई थी उस फिल्म के लिए, लेकिन फिर वो कुछ मसले मसाइल बन गए, फिर मेरे वीज़ा के भी मसले मसाइल बन गए, मुझे वापस आना पड़ा और वो फिल्म फिर शेल्व हो गई, वो बनी ही नहीं। मुलाकात किससे हुई? मुलाकात बहुत से लोगों से हुई वहाँ। तो आप डाइम अ डजन, आप किसी भी रेस्टोरेंट में चले जाएं तो मतलब कोई ना कोई आपको मिल ही जाएगा। मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। वो पाकिस्तानियों को बहुत वेलकम करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, बहुत खातिर तवाज़ो करते हैं। मैं वहाँ सलमान खान से भी मिली, जैकी श्रॉफ से भी मिली, आमिर खान से मिली, अभी देओल से दोस्ती थी मेरी बहुत। अगली बार जब जाएं तो बता दीजिएगा, मैं भी साथ चलूंगा। चलिए चलिए, बिल्कुल। डायरेक्टर्स बहुत से, अनुराग कश्यप, इम्तियाज़ अली। अभी हम रिकॉर्डिंग से पहले जो बात कर रहे थे कि उनके तो मामू यहाँ खालिद अहमद साहब रहते हैं, तो वो उन्होंने जिक्र वहाँ मुझसे किया था कि अरे मेरे एक मामू हैं कराची में, आप जानती हैं? तो मैंने कहा जी कौन? खालिद अहमद, ऑफ कोर्स मैं जानती हूँ। तो उनसे फिर दोस्ती बहुत हो गई। तो इस तरह से तो बहुत लोगों से मुलाकात। वहाँ बॉम्बे में तो जहाँ सर उठा के देखो कोई ना कोई स्टार बैठा होता है। आपका पहला ड्रामा जो हिट हुआ था, बहुत लोगों को अभी भी याद है, एक मोहब्बत सो अफसाने में, क़ुर्रतुल ऐन, बेकरारी, गाना भी सबको याद है अभी तक। आई एम शॉक्ड, आई एम सरप्राइज्ड कि लोगों को याद है। या यही सवाल है, क्यों? जबकि वो ज़माने में ऑन एयर हुआ जब सोशल मीडिया नहीं था और इंटरनेट का इतना कोई दौर वौर नहीं था। 1 से 2 चैनल मैक्सिमम, GPTV और NTM, लेकिन वो सर्वाइव कर गया थ्रू द एनल्स ऑफ हिस्ट्री। मेरा ख्याल है 2005 था जब आपने शाहरुख खान की मौत जी प्रोड्यूस की थी, और वो कारा फिल्म में चली भी थी, मैंने देखी, मुझे पसंद भी आई थी, देखी भी थी, उसको अवार्ड भी मिला था। उसको अवार्ड नहीं मिला था, कुछ बट आई टेल यू समथिंग, मुझे कुछ हसन था। जी, मैं बताती हूँ। उसको वो compete कर रही थी फॉर बेस्ट फिल्म विद अ फिल्म जो जर्मनी से आई हुई थी। हाय हाय। तो वो उसकी प्रोडक्शन वैल्यूज़ उस फिल्म की क्या ही थी। बट मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात थी, मेरे लिए बहुत अकम्पलिशमेंट मुझे महसूस हुआ। मैंने एहतशाम से भी शेयर किया, मैंने कहा एहतशाम से मेरी आंखों में आंसू थे, क्योंकि हसन जैदी ने मुझे आके बताया बाद में बाकायदा कि हमारी जूरी वॉज जैसे टॉर्न के क्या करें। फिर ही सेड हमने ये भी सोचा कि हम डिवाइड कर दें अवार्ड, कि दोनों को दे देते हैं, बट दे सेड नहीं, हम चाहते हैं कि हमारी पाकिस्तानी फ़िल्म अपनी बलबूते पे आए, टक्कर पे आए। ये आंसू पोंछ अवार्ड नहीं होना चाहिए और किसी का दिल रखने के लिए नहीं, बट हम ये थे कि इस फिल्म को मिलना चाहिए। तो आप सोचिए कि वो इतने कम बजट में, और मुझे खुद अंदाज़ा नहीं था कि ये इतनी मकबूल हो जाएगी। उस वक्त तो प्रोड्यूसर बनने का इतना ट्रेंड था भी नहीं, जैसे अब है कि हर एक्टर, दूसरा तीसरा एक्टर जो है वो प्रोड्यूसर बन जाता है। अब वो ख्याल कैसे आया था? बीइंग अ प्रोड्यूसर एट दैट टाइम, नाइवली आई थॉट कि मैं नैरेटिव को कंट्रोल करूँगी वहाँ से, क्योंकि एग्जीक्यूशन पे एज एन एक्टर तो मैं तो आई एम डिपेंडेंट कि मुझे जो ऑफर होगा मैं वही कर सकती हूँ ना, उतनी ही अच्छी परफॉर्मेंस दे सकती हूँ जितनी अच्छी स्क्रिप्ट होगी और बाकी की चीज़ें होंगी। तो एज ए प्रोड्यूसर आई फेल्ट कि मैं वो चीज़ें शायद कर सकती हूँ जो मैं मिस कर रही हूँ। बिल्कुल। और वो शुरू के ज़माने में मुझे करने को मिला। आपने जब स्टार्ट किया था उस वक्त मौक़े कम थे, लेकिन अब मौक़े बहुत ज़्यादा हैं इस जनरेशन के पास।
आपके ख्याल में क्या वो उसको यूटिलाइज सही कर रहे हैं? जो कामयाब हैं वो तो कर रहे हैं। आप देखिए ना जितने हमारे कामयाब, और मैं आई एम वेरी हैप्पी विद द क्वालिटी ऑफ वर्क। ये नए जो अब लड़के कुछ आए हैं इन द रीसेंट आई वुड से 2 to 3 years, बहुत आला काम हो रहा है और वो सिलेक्टिव हो गए हैं। वो आप उनको हर ड्रामा ऑफर करके देख लें, उनके पास ना तो डेट्स हैं और ना वो करेंगे, उनको पढ़ेंगे ही नहीं कि नहीं जी कहानी में दम नहीं है, या डायरेक्टर उनको अच्छा चाहिए, उनको चीज़ें चाहिए। उनको भी समझ में आ गया है, एक ड्रामा करके 2 ड्रामे करके उनको समझ में आ गया है कि क्या करना है, किससे बात करनी है, कैसे बात करनी है, कौन से ड्रामे करने हैं, किस चैनल पे करने हैं, कौन से टाइम स्लॉट पे करने हैं। हाँ, सब समझ आ गया है उनको। सोशल मीडिया को आप कैसे देखती हैं? गुड, बैड, अगली? अगली मोस्टली। शुक्रिया कहने का। क्योंकि बहुत सारे लोग इस पे जो है वो हो जाते हैं कि नहीं यार होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। बस हुआ ये है कि एक बहुत बड़ी चीज़ आपने एक बहुत बड़ी प्रिविलेज, एक बहुत बड़ी आज़ादी आपने थमा दी है एक ऐसे मतलब इंसान को, चलिए एज ए सिंगुलर एग्जांपल, जो उसको सही है समझ कि इसके साथ क्या करना है, हाँ, इसको कैसे लेके चलना है, बिल्कुल। क्या बात करनी है, कौन सी बात करनी है, किससे कब क्या कहना है, कुछ नहीं पता। और ये बात कहाँ तक जाएगी और इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है, कितने और लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं, कुछ नहीं पता। तो ये तो ख़तरनाक बात हुई, जिसकी वजह से ख़तरनाक किस्म के वाक़े जो हम अब देख रहे हैं हमारे इर्द गिर्द जो हो रहे हैं, कत्ल गारत और मार देना और ये कर देना और बट उठा लेना और वगैरह वगैरह, मतलब बहुत ही वाहियात किस्म की बातें जो हो रही हैं, क्योंकि लोग देख रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रही। पहले ये चीज़ें इतनी नहीं थी, इतनी कॉमन नहीं थी। और अगर आपको जो है 1990s वाली अर्जुमंद रहीम कहीं मिल जाए तो आप उसे मशवरा क्या देंगे? I don't regret anything in my past because I'll tell you something. You are who you are, मतलब you are the sum of your experiences, right? अगर वो तजर्बात नहीं होंगे या आप अवॉइड कर जाएंगे उन चीज़ों को, तो फिर आप में वो पुख्तगी नहीं आएगी। सही। तो जब तक वो चीज़ें नहीं होंगी, वो उतार चढ़ाव नहीं आएंगे, तो आप बनेंगे कैसे जो आपको बनना है? जो आज मेरे अंदर नॉलेज है या आज जो तजर्बे की वजह से मैं कह सकती हूँ कि नहीं यूँ नहीं, मुझे दूर से नज़र आ जाता है कि ये कह तो ये रहा है लेकिन होगा ये, क्योंकि किया हुआ है ना, 10,000 दफ़ा देखी हुई है वो सिचुएशन। अब मैं सिचुएशन को ही हटा दूँ अपने एक्सपीरियंस से तो बचेगा क्या? मैं फिर गिरूंगी, फ़ायदा ही नहीं है कोई बात का।